जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में इंडिया के अंदर जो 5 मेजर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, या फिर हमें इससे क्या प्रॉफिट या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं कोई भी बात आप सभी को बायस्ड होकर के बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो के अंदर में ये कोशिश करता हूं कि मेरी जो भी बातें हैं, राय हैं, वो बायस्ड बिल्कुल भी ना हो। तो इन 5 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के बारे में आज के वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में चर्चा करूंगा कि अगर आप इन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा, क्या नुकसान आप सभी को हो सकता है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस प्लान की, या फिर आप ये कह सकते हैं बीमा योजना के बारे में। मैं जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे जानने को यही मिलता है कि 50, 60, 70% ऐसे लोग हैं जो बीमा योजना में या फिर इंश्योरेंस प्लान में इंश्योरेंस लेने के लिए पैसा नहीं डालते हैं, वो निवेश करने के लिए पैसा डालते हैं। यानी कि उनका उद्देश्य इंश्योरेंस लेना नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है पैसा निवेश करना, और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस प्लान मेजरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंडोमेंट प्लान और दूसरा होता है यूलिप प्लान। एंडोमेंट प्लान में आपको गारंटेड रिटर्न बताया जाता है और यूलिप प्लान में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, यानी कि स्टॉक मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन रहेगी उस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा। और अगर आपके पास एक बीमा योजना है तो चांसेस यही है कि आपके पास एक एंडोमेंट प्लान होगा। अगर आप चाहें तो अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि भाई मुझे जो आपने प्लान दिया है वो एंडोमेंट है या फिर यूलिप है। और एंडोमेंट में होता यह है कि लगभग आपको 5 से 6% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म्स में महंगाई को भी बीट नहीं कर पाएगा, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। यानी कि 15 साल 20 साल निवेश करने के बाद भी आपका पैसे का पैसा भी आपको वापस नहीं होगा। रिटर्न की तो आप भूल जाइए। अगर आप पे भगवान बहुत ज़्यादा मेहरबान है तो आपका पैसे का पैसा बस लौट जाएगा। और वहीं पे बात करूँगा यूलिप प्लान की, तो यूलिप प्लान में जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो कुछ बेहतर एंडोमेंट प्लान से आपको यूलिप प्लान में रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यही ठान लिया है कि भाई मुझे किसी भी हाल में इंश्योरेंस प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे इंश्योरेंस प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, तब फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। एंडोमेंट प्लान से कुछ बेहतर रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन भला यहाँ पे आपका भी नहीं होने वाला है। यानी कि यूलिप प्लान में भी इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका भला नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि हमेशा हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग करके चलना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए हमें एक अच्छा सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ रिस्क कवर होता है, हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है, हम सिर्फ रिस्क का पैसा देते हैं। तो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह। इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा और मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यही ठान लिया है कि मुझे इंश्योरेंस प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तब फिर आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। एंडोमेंट प्लान से कुछ अच्छा बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। देखिए, ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में किया जाता है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड सिर्फ इंडिया में किया जाता है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है तो पूरे दुनिया के लोग गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं और गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड भी करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर की एक अच्छी बात है कि गोल्ड और सिल्वर का महंगाई के साथ चोली और दामन का रिश्ता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर का प्राइस चलता है। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस भी बढ़ता है। और आपने अक्सर देखा होगा जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तब भी गोल्ड वगैरह का प्राइस बढ़ने लगता है। तो आप अपने पैसे के वैल्यू को बरकरार रखने के लिए या फिर अपने पैसे को हेज करने के लिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर है, तब भी आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म्स का अगर आपको उद्देश्य है, तब भी यहाँ से अच्छा खासा आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप अपने पैसे की वैल्यू को बरकरार रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है उसका वैल्यू गिरे ना,
तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन चलती है, जैसे जैसे महंगाई चलता है, उस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस भी बढ़ता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म्स में यहाँ भी प्राइजेस कम और ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स रेट है, तो यहाँ पे भी प्राइजेस कम और ज़्यादा होती है। अब सवाल आता है कि गोल्ड और सिल्वर में, खास करके गोल्ड में निवेश करने का आखिर सही तरीका क्या है। देखिए अगर आप शौक के लिए कर रहे हैं, जैसे कि महिलाएं होती हैं उनको ज्वेलरी वगैरह लेना होता है, तो भाई हम सब कुछ कमाते वगैरह भी है, शौक के लिए है, तो यहाँ पे मैं शौक के बारे में तो कुछ भी बात नहीं करूंगा, आपको जैसे मर्जी करे वैसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य निवेश करना है और आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ सोवरन गोल्ड बॉन्ड। जब आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस एप्रिसिएट होता है, वैसे वैसे वहाँ पे बॉन्ड में भी आपको प्राइस एप्रिसिएट होते हुए दिखेगा। और बॉन्ड की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे आपको लगभग 2.5% के आसपास फिक्स रिटर्न भी सालाना मिलेगा, वो अलग से आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है, उद्देश्य आपका निवेश का है, तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो हाँ, ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक तरह से इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलता है, लगभग 10 से 12% के आसपास में हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरडी और एफडी की। देखिए आपके पास कुछ पैसा है जो आपके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए रहने वाला है, यानी कि वो पैसा आपके पास साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए ही रहने वाला है। फिर उस पैसे को आप कहीं ना कहीं यूज कर देंगे या फिर किसी न किसी काम में खर्च कर देना है आपको, यानी कि आपके पास वो पैसा सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रहना है। आपको ये बात मालूम है कि मेरे पास इससे ज़्यादा समय के लिए ये पैसा नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए आरडी या फिर एफडी हो सकता है, क्योंकि अगर आप साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या फिर गोल्ड में भी पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको उतार चढ़ाव या फिर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो पैसा आपका निवेश किया हुआ है उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ऐसे में सेफ्टी को नज़र में रखते हुए और कम समय को नज़र में रखते हुए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आरडी या फिर एफडी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जैसे में मान लीजिए आप आरडी करते हैं या फिर एफडी करते हैं, मान लीजिए आपने एफडी कर दिया 3 साल के लिए और पता चला कि आपको पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, यानी कि जो आपने एफडी बुक किया था वो पहले ही आप विड्रॉ कर रहे हैं, समय से पहले विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर बैंक जो है वो पेनल्टी लगा सकती है। आपने एफडी बुक किया था 8% के रेट पर, तो अब हो सकता है कि आपको बैंक 6% दे, 7% दे या फिर इससे कम भी दे। तो इस तरह की बातें भी आपके सामने आ सकती है। तो नो डाउट अगर आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसा निवेश करना है तो आरडी एफडी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ना के बराबर देखने को मिलता है। हाँ, रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं देखने को मिलता है, आप आज़ाद होते हैं। हाँ, यहाँ पे पेनल्टी लग जाता है, लेकिन आप जब मर्जी करें तब अपना पैसा लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अगर आपका उद्देश्य शॉर्ट टर्म्स का है तो आप ऐसे में आरडी या फिर एफडी को प्रेफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, यानी कि जमीन की, एक जमीन के टुकड़े की। इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रॉपर्टी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिला है। मेरे बहुत सारे वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया कि सर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने इतने कम पैसे में खरीदा था प्लॉट और आज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो प्रॉपर्टी से बहुत पैसा लोगों ने बनाया है और प्रॉपर्टी से पैसा बन भी सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रख करके ही प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए या फिर जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहिए। देखिए अगर आप बड़े शहर से हैं तो अक्सर बड़े शहर में ये देखा जाता है कि जो भी प्लॉट होती है, प्रॉपर्टी होती है, जमीन का टुकड़ा होता है, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड होता है। तो जब हम कोई चीज़ महंगे में खरीदते हैं तो उसका रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो अक्सर शहरों में ये प्रॉब्लम होता है कि जो प्रॉपर्टी हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मिलता है। लेकिन आपका उद्देश्य है कि भाई मैं इसी शहर में रहता हूँ, मुझे इसी शहर में रहना है, मेरे को अपना घर बनाने के लिए, मेरे को पैसा कमाने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को अपने घर बनाने के लिए चाहिए, तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में पैसा लगा करके और पैसा कमाना है, तो फिर आपको ऐसा प्लॉट देखना चाहिए जो अच्छा खासा फेयर वैल्यू पे मिल सके, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शहर के थोड़ा सा आउटसाइड इलाके में जा सकते हैं, जहाँ पे इस बात की थोड़ी सी संभावना हो कि आने वाले समय में ये जो आउटसाइड है ना, ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और शहर में आ जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी का रेट ना बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ऐसे ही प्रॉपर्टी में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं।
लेकिन जब आप आउटसाइड में प्रॉपर्टी लेते हैं तो यहाँ पे कुछ समस्याएं भी होती है। आउटसाइड में अक्सर ये देखा जाता है कि आपने प्रॉपर्टी तो ले लिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर कोई और दावा करने लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको गलत तरीके से बेची गई है, ये प्रॉपर्टी आपने गलत तरीके से खरीदा है। और दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि आपके प्रॉपर्टी पर ही हाईवे चला जाए या फिर रेलवे चला जाए, तो ऐसे में अगर आपके प्रॉपर्टी से होकर के गुजर गया, आपका प्लॉट छोटा है, तो जो भी सरकारी रेट रहता है उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ पे हाई टेंशन वायर पहले से ही है, या फिर आपके खरीदने के बाद हाई टेंशन का वायर लग जाए, तो ऐसे में आप जो अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बना सकते हैं, ऊपर के लेवल पर फर्स्ट सेकेंड नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर से तार गया है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही देख करके ही आपको लेना होता है। तो नो डाउट अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यहाँ पे भी जोखिम है, इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी में कोई भी जोखिम नहीं है, प्रॉपर्टी में भी जोखिम है। इन सारी बातों को सोचकर समझकर बातों को ध्यान में रख करके तभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, और इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न मिलता है, प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट का जो 5वां इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ाना अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताता हूँ। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक सही और आसान तरीका है निवेश करने का। जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तो लगता है स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन वो एक एक्सपर्ट लगाता है कि यही वजह है कि म्यूचुअल फंड से बड़ी आसानी से हमें 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि 20-25 साल के रिकॉर्ड में भी देखा जाए तो लगभग इसी के आसपास में हमें रिटर्न मिला है। तो हम एक्सपेक्टेशन ये करके चल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म्स में हमें 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक आसान तरीका है और सही तरीका है, बहुत हद तक बेहतर तरीका है निवेश करने का, और यही वजह है कि लोग बढ़ चढ़ करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार फोलियोज की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। और एक बात और जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं मेजरली। एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा शेयर मार्केट में शेयर्स में लगाया जाता है, और दूसरे होते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जब आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, जो हाई रेटिंग वाले बॉन्ड होते हैं, उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। तो एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो आरडी और एफडी की तरह ही होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसा लगाना है तो आप आरडी और एफडी के जगह पर भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए पैसा लगाना है, तब भी आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। आप यही मानकर चल सकते हैं कि जितना आपको आरडी और एफडी में रिस्क देखने को मिलता है, लगभग उतना ही आपको रिस्क डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड इनकम वाला म्यूचुअल फंड है, या फिर कह सकते हैं एक तरह से गारंटेड रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड होता है, जिसे हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात और भी है जो हमें आरडी और एफडी में नहीं मिलता है। यहाँ पे प्री मैच्योर करने पर कोई फाइन आपको नहीं देना होता है। जैसे एफडी के मामले में हमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिल जाता है, लेकिन अगर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है। आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था भला ही, लेकिन आप 6 महीने, साल भर में ही पैसा निकाल रहे हैं, तो जो भी रेट वहाँ पे फिक्स है वही रेट के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है। तो अगर आप चाहें तो आरडी और एफडी की जगह पर भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में आप सभी को 5 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के बारे में बताया, और इन सारे इन्वेस्टमेंट की जो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं उसके बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जान पाए कि कौन से इन्वेस्टमेंट में क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।